हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज इस क्लासेस पर। 5 जनवरी का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का एडिटोरियल जो है ओवरली डिफरेंशियल, ये आपको मिलेगा 4 जनवरी मीन्स कल के न्यूज़पेपर में। पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सुबह पढ़ लिया है, सारे वर्ड्स देख लिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस सेशन में बहुत सारे वर्ड्स आप सीखेंगे, तो एंड तक आपको देखना है, पेन नोटबुक लेकर बैठनी है और सब चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाएंगे तभी जाके ये सेशन फ्रूटफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवरली डिफरेंशियल, ये इसका टाइटल है। ओवरली का मतलब होता है एक्सेसिवली। क्या मतलब है? एक्सेसिवली। डिफरेंशियल जो शब्द है इसका मतलब है रेस्पेक्टफुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेस्पेक्टफुल। तो एक्सेसिवली रेस्पेक्टफुल का मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा सम्मान है, अपार श्रद्धा है, अपार सम्मान है, ये मतलब है। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, उसका इन्होंने एक मेजोरिटी एक डिसीजन दिया है मेजोरिटी से कि सरकार ने गलत नहीं किया, सरकार सही थी। ये कुछ हम इस सेशन के जरिए चर्चा करेंगे। तो इट इज़ एन ऑफ्ट रिपीटेड जुडिशियल व्यू। ऑफ्ट जो है इसका मतलब है ऑफन। पहले के टाइम पे ऑफ्ट यूज किया जाता था, आजकल इसको यूज करते हैं ऑफन। तो इट इज ऑफन रिपीटेड जुडिशियल व्यू। जुडिशियल का न्यायिक, व्यू का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। तो अक्सर ये एक ऐसा जुडिशियल व्यू है या अक्सर ऐसा न्यायिक निर्णयों में, न्यायिक नजरियों में देखने को आता है। क्या? दैट कोर्ट्स मस्ट डिफर। डिफर यहाँ पे जो है इसका मतलब है अलाउ समबडी टू टेक डिसीजन, किसी को डिसीजन लेने देना। वैसे डिफर जो शब्द होता है इसका मतलब पोस्टपोन करना होता है, स्थगित कर देना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है वो है डिसीजन लेने देना, किसी को कोई काम करने देना। ठीक है, मतलब क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं इसलिए आप उसको अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक अक्सर रिपीट किया गया जुडिशियल व्यू है दैट कोर्ट्स जो हैं उनको ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए? इलेक्टेड गवर्नमेंट के जजमेंट को सम्मान करना चाहिए उसका। ठीक है, या फिर कहें कि चुनी हुई सरकार है उसके जो निर्णय हैं, किसमें जो मैटर्स होते हैं इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के, उनको, उनमें जो निर्णय चुनी हुई सरकार लेती है उन निर्णयों को क्या कर देना चाहिए? कोर्ट्स को ज़रूर से ज़रूर डिफर करना चाहिए, मतलब उसको अलाउ कर देना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये ऐसा देखने में आता है अक्सर। तो ये एक अक्सर रिपीट किया हुआ जुडिशियल व्यू है कि जो कोर्ट्स हैं उसको ज़रूर से ज़रूर, मस्ट है, वो ऑब्लिगेशन बताता है, मस्ट एक मॉडल है, बाध्यता बताता है कि कोर्ट्स को ज़रूर से ज़रूर डिफर करना चाहिए, डिफर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन। तो डिफर टू समथिंग, ये एक फ्रेज बनती है यहाँ पे, डिफर टू समवन, डिफर टू समथिंग। इसका मतलब हो गया कि किसी को अलाउ कर देना कि जो आप तय करना चाहते हैं वो तय कर सकते हैं। तो कोर्ट्स को ये ज़रूर से अलाउ कर देना चुनी हुई सरकार को कि वो जजमेंट ले सकते हैं किन मैटर्स में, आर्थिक और सामाजिक नीतियों में। ठीक है, इट की वर्ब है वो है इज, और कोर्ट्स की वर्ब है वो है मस्ट डिफर। मस्ट मॉडल है तो इसके साथ में बेस फॉर्म आपको दे रखी है। ठीक है, ऑफ्ट है इसका मतलब ऑफन होता है, डिफर का मतलब हमने डिस्कस कर लिया। और इसमें कुछ खास बातें अगर बात करें तो जुडिशियल जिसमें एल दे रखा होता है एंड में, वो शब्द एडजेक्टिव होते हैं। व्यू है वो यहाँ पे नाउन है, इस नाउन का मॉडिफायर है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। रिपीटेड भी एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म दे रखा होता है किसी एडजेक्टिव में, इसका मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, देयर इंटरवेंशंस आर यूजुअली लिमिटेड। देयर इंटरवेंशंस मतलब उनके जो हस्तक्षेप हैं, किसके? कोर्ट्स के। ये देयर आ रहा है कोर्ट्स के लिए। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस। आर यूजुअली लिमिटेड, वो सामान्यतया सीमित होते हैं, मतलब कोर्ट कहाँ तक इंटरवीन करता है, कहाँ तक हस्तक्षेप करता है। इंस्टेंसेस, उदाहरणों तक। वेयर, जहाँ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब सीधा सीधा समझिए सरकार को बोलते हैं कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन होते हैं आर पैल्पेबली आर्बिट्रेरी। पैल्पेबली का मतलब है क्लियरली, या फिर इसे कहेंगे एपेरेंटली, ऑब्वियसली, क्लियरली या एपेरेंटली। आर्बिट्रेरी का मतलब है विलफुल, स्वेच्छाचारी, मनमाने ढंग से, विलफुल। क्या करेंगे? विलफुल।
तो कह रहा है कि जहां पर ऐसे उदाहरण जहां पे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं, कार्यपालिका या सरकार के जो निर्णय हैं, आर पैल्पेबली आर्बिट्रेरी, वो स्पष्ट रूप से अगर मनमाने तरीके से लिए गए निर्णय हैं, या फिर पेटेंटली इलीगल। पेटेंटली का मतलब भी वही होता है जो पैल्पेबली का मतलब है, मतलब क्लियरली या ऑब्वियसली। क्लियरली कह सकते हैं या ऑब्वियसली कह सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से क्या है, इलीगल है, मतलब कहें कि अवैध हैं। ठीक है, यहां तक फिर से देख लीजिए आप, ये जो एक सेंटेंस हमने पढ़ा है इसमें देयर है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगता है नाउन, इंटरवेंशंस नाउन है, और वैसे भी देखिए प्लूरल बनाया गया है, तो जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है वो नाउन होते हैं। तो इंटरवेंशंस जो हैं उनके, किसके, कोर्ट्स के, कोर्ट के जो हस्तक्षेप हैं वो सामान्यतः लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। लिमिटेड के साथ में टू लगता है, ये ध्यान रखना है। लिमिटेड के साथ साथ कन्फाइंड एक शब्द होता है, कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, कन्फाइंड होता है एक शब्द, इसके साथ में भी हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो कन्फाइंड टू होता है, लिमिटेड टू होता है, इसका मतलब है सीमित होना, राइट। तो उनके जो इंटरवेंशंस है वो सामान्यतया लिमिटेड होते हैं इंस्टेंसेस तक। इंस्टेंसेस का मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरणों तक। कौन से उदाहरण, जहाँ पे कार्यपालिका के जो निर्णय हैं, सरकार के निर्णय हैं, स्पष्ट रूप से या तो स्वच्छंद होते हैं, मनमाने तरीके से लिए गए निर्णय होते हैं, या फिर स्पष्ट रूप से अवैध होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। कहने का मतलब कोर्ट जो है वो जनरली सरकार के उन्हीं डिसीजन में इंटरफेयर करता है जो सरकार मनमाने तरीके से निर्णय लेती है, या फिर अवैध निर्णय उनके होते हैं, उनमें तो कोर्ट हस्तक्षेप करता है, वरना कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आगे कह रहा है इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, तो इस आधार पर, इस पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो इट इज नो सरप्राइज, इट की वर्बिज है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, दैट 4 ऑफ द 5 जजेस, कि 5 जजेस में से 4, और ये 5 जजेस किसके थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच का मतलब जजेस का समूह होता है, पीठ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जजेस की जो पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से 5 में से 4 ने क्या किया, डिफर कर दिया टू द गवर्नमेंट्स विजडम, मतलब गवर्नमेंट की जो विवेक था, बुद्धिमता थी, किस चीज़ में, ड्रामेटिकली अनाउंसिंग द मूव, ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से अनाउंस करने का क्या वो कदम कब लिया, नवंबर 8, 2016 को, टू डिमोनेटाइज का मतलब है नोटबंदी करना। तो निर्णय जो सरकार ने लिया था 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने का, उसको जो अनाउंस किया था सरकार ने, ऑल 500 and 1000 नोट्स, सारे 500 और 1000 के नोट्स, कौन से नोट्स, दैट वर देन इन सर्कुलेशन, वो नोट्स जो उस समय सर्कुलेशन में थे, उस समय चल रहे थे। सर्कुलेशन में होना मतलब उस समय ये चीजें चल रही थी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें, ऊपर तो इसने प्रेफिस लिखा है, मतलब शुरुआत में तो इसने भूमिका बांधी है लेखक ने, फिर ये पॉइंट पर आया है। तो कह रहा है कि अगर इसी पृष्ठभूमि में बात करें कि सरकार के केवल उन्हीं चीज़ों में कोर्ट्स हस्तक्षेप करते हैं जो सरकार मनमाने तरीके से डिसीजन लेती है, या फिर जो डिसीजन जो हैं स्पष्ट रूप से अवैध होते हैं, वरना कोर्ट्स दखलंदाजी करते नहीं हैं। और इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 5 में से 4 जजेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कोर्ट के जो गवर्नमेंट का जो विवेक है उस निर्णय का सम्मान किया। डिफर का मतलब यहाँ सम्मान देना मान लीजिए, या उसने इस चीज़ को करने दिया गवर्नमेंट, सरकार को। क्या किया सरकार ने, सरकार की जो बुद्धिमता थी या विवेक था कि नाटकीय अंदाज में इसने अनाउंस कर दिया था उस मूव का। कब की बात है, 8 नवंबर 2016 की। सरकार ने किया क्या था, डीमोनेटाइज किया था, नोटबंदी की थी, किसकी, 500 और 1000 के नोटों की, और ये वो नोट थे जो उस समय सर्कुलेशन में थे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब देखें तो इट की वर्ब इज है, फोर की वर्ब है वो क्या है, फोर की वर्ब है वो ये डेफर्ड है। फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध अपने से पहले वाले शब्द से होता है, इसकी वर्ब है वो वर है। जब भी पर्टिकुलर किसी डे और डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो नवंबर 8 2016 की ही बात है, एक फिक्स डेट की बात है, पर्टिकुलरली इसी डेट की बात कर रहे हैं तो ऑन का प्रयोग है। एक काम की बात इसमें यह है कि आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पहले द देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑन का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये जो पीठ बनती है, बेंचेस बनती हैं,
जो कोर्ट्स में जजेस का समूह होता है वो किसी खास एक केस को सॉर्ट आउट करने के लिए, केस को रिजॉल्व करने के लिए बनती है, तो ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी है। और जब भी अस्थायी सदस्यता दर्शानी होती है, जब भी टेम्परेरी मेंबरशिप को शो करना होता है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। यही सदस्यता अगर परमानेंट होती, स्थायी सदस्यता होती, तो इन लगाते। ध्यान रखेंगे इस बात को। डीमोनेटाइज का मतलब नोटबंदी है, ठीक है। और तो कुछ इसमें खास था नहीं, फिर ये सब समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। स्कोप मतलब दायरा, किसका? जुडिशियल इंटरवेंशन का। जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब न्यायिक हस्तक्षेप का। स्कोप को और क्या कह सकते हैं? तो स्कोप को आप कह सकते हो एम्बिट। क्या कह सकते हो? एम्बिट। और क्या कह सकते हो? रेंज कह सकते हो, ठीक है। रेंज कह सकते हो, एम्बिट कह सकते हो, दायरा बोलते हैं हिंदी में। तो कह रहा है कि जो स्कोप है जुडिशियल इंटरवेंशन का, जुडिशियल का मतलब न्यायिक, और मैंने कहा था जिन शब्दों के लास्ट में एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इंटरवेंशन में देखिए लास्ट में TION आ रहा है, तो ये नाउन है। इंटरवेंशन हस्तक्षेप है, और हस्तक्षेप किसका है? न्यायिक हस्तक्षेप, मतलब कोर्ट का हस्तक्षेप। तो जो दायरा है कोर्ट के हस्तक्षेप करने का, इस स्कोप की वर्ब है वो वॉज है। वो दायरा ओनली टू एग्जामिन, वो कितना था? वो स्कोप केवल इतना था कि वो एग्जामिन कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है? परीक्षण कर सकता है, किसका? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। जो एक प्रोसेस अपनाया जाता है डिसीजन लेने के लिए, उस प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है कोर्ट। बट द मेजोरिटी हैज गिवन, मेजोरिटी मतलब 5 में से 4 जजेस ने ऐसा कह दिया। तो ये जो मेजोरिटी है उसने क्या किया है? गिवन, दिया है। इट्स किसके लिए आ रहा है? मेजोरिटी के लिए। अपना अनक्रिटिकल का मतलब कोई आलोचना नहीं की, कोई यहां पे क्रिटिसाइज नहीं किया गवर्नमेंट को। एंडोर्समेंट का मतलब है सपोर्ट। तो इसने बिना कोई आलोचना किए, बिना कोई मतलब नुक्ताचीनी किए सपोर्ट किया है किसको? इस प्रोसेस को, जो तौर तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया। टर्मिंग, इसको संज्ञा देते हुए, इसको नाम देते हुए, क्या कि ये जो प्रोसेस अपनाया गया है वो तो बिल्कुल मुक्त है, फ्री है। किससे? फ्लॉज से। फ्लॉज क्या होता है? फ्लॉज का मतलब होता है डिफेक्ट। डिफेक्ट कह सकते हो, या फिर इसे फॉल्ट कह सकते हो, दोष, त्रुटि, कुछ मतलब कोई अगर कोई चीज़ की समस्या है तो उसको बोलते हैं फ्लॉ। कई बार सुना होगा आपने कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स वगैरह में, या कहीं पर भी आपने एंकरिंग सुनी हो, फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में, तो फ्लॉलेस परफॉर्मेंस बोला जाता है। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो बेदाग परफॉर्मेंस है, उसमें गलती निकाली ही नहीं जा सकती, कोई डिफेक्ट है ही नहीं, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। अब देखिए, सब्जेक्ट है द स्कोप, वर्ब है वॉज, सब्जेक्ट है मेजोरिटी, वर्ब है हैज गिवन, फिर सब्जेक्ट और तो कुछ है नहीं इसमें। एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट है, फ्लॉज का मतलब डिफेक्ट या फॉल्ट है, अनक्रिटिकल का मतलब बिना कोई नुक्ताचीनी किए, बिना कोई आलोचना किए। और इसमें काम की बात क्या है? और तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। टर्मिंग जरूर यहाँ पे बीच में दे रखा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, क्योंकि 2 काम हो रहे हैं। एक तो कहा है कि मेजोरिटी ने अपना समर्थन दिया है इस प्रोसेस को, और क्या करते हुए समर्थन दिया है, तो 2 काम जब साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाए तो उसके लिए ING लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे टर्मिंग किया गया है, ठीक है। आगे देखो, इट हैज अपहेल्ड। अपहेल्ड क्या है? अपहोल्ड की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है अपहेल्ड। अपहोल्ड, अपहेल्ड, अपहेल्ड, और इसका मतलब होता है एंडोर्स करना, सपोर्ट करना। क्या मतलब है? या तो कहोगे एंडोर्स, और या फिर क्या कहोगे? सपोर्ट, समर्थन देना। या तो कहोगे एंडोर्स, या फिर क्या कहोगे? सपोर्ट। तो कह रहे इट हैज अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स पावर। अब इसने क्या किया है? इसने सरकार की जो ताकत है उसको समर्थन दिया है, ठीक है। क्या ताकत? डीमोनेटाइज करने की, नोट्स को नोटबंदी करने की, बिना कोई मात्रात्मक, ये क्वांटिटेटिव क्या होता है? मात्रात्मक। एक होता है क्वालिटेटिव, वो होता है गुणात्मक। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध। एंड एक्सेप्टेड, और इसने स्वीकार किया है, द क्लेम, उस दावे को, दैट, की देयर वॉज एडिक्वेट कंसल्टेशन, की पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब है एनफ, पर्याप्त। कंसल्टेशन, चर्चा हुई है किस किस के बीच में? एक तरफ तो यूनियन गवर्नमेंट थी, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें चर्चा हुई है।
और गवर्नमेंट के लिए कह रखा है वो गवर्नमेंट जिसने शुरू किया, इनिशिएट किया इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को इनिशिएट किया था, इसी ने शुरू में प्रपोजल दिया था। समझिए फिर से, कह रहा है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो ताकत है, गवर्नमेंट की जो पावर है, किस चीज़ की पावर, कि गवर्नमेंट जो है डीमोनेटाइज कर सकती है नोट्स को बिना कोई मात्रात्मक प्रतिबंधों के, उसको इसने क्या किया है, सपोर्ट किया है। और इस दावे को भी स्वीकार किया है। दावा क्या था कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में पर्याप्त चर्चा हुई थी, ठीक है ना, इस दावे को भी इसने स्वीकार किया है। और गवर्नमेंट के लिए कह रखा है इसने क्या किया था, इस प्रपोजल को इनिशिएट किया था। सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करोगे तो इट की वर्ब है वो हैज अपहेल्ड है। हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैज हो, हैव हो, हैड हो, है ना, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फिर एडिक्वेट कंसल्टेशन में कंसल्टेशन नाउन है, TION दे रखा है, वैसे समझ लीजिए। कंसल्टेशन से पहले कौन आएगा, नाउन से पहले कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो एडिक्वेट एडजेक्टिव है। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं तो ये एंड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले दे लगता है तो दे रखा है। यहाँ दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो इसका मतलब नया वाक्य स्टार्ट हो गया, नया क्लोज, नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में दैट लगता है तो फिर इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रिया है वो पहले आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो कंसल्टेशन सब्जेक्ट है और वर्ब है वो पहले दे रखी है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ग्रामर के जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो नोट करते चलना भाई, ये सब चीज़ें आपके परीक्षा में एज इट इज़ पूछी जा सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे की पॉइंट्स हैं। व्हाट माइट सीम डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग का मतलब है पजलिंग, एक प्रकार से जो परेशान करने वाला हो, जो एक प्रकार से तनावग्रसित करने वाला हो। माइट जो है वो दूर की संभावना बताता है। माइट एक मॉडल है और हर मॉडल का एक फंक्शन होता है। तो माइट का फंक्शन होता है रिमोट पॉसिबिलिटी बताने का, दूर की संभावना व्यक्त करने का। रिमोट पॉसिबिलिटी कह दो या फिर इसे वीक पॉसिबिलिटी कह दो। कमज़ोर संभावना जो होती है, क्षीण संभावना जो होती है, उसके लिए हमें माइट का प्रयोग करना होता है। तो कह रहा है क्या वो चीज़ है जो कि डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, जो प्रतीत हो सकती है। सीम का मतलब प्रतीत होना, किसके बारे में, मेजोरिटी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, डिसीजन, जजमेंट, और मेजोरिटी का मतलब 5 में से 4 जज। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जजेस की, उनमें से 4 जज जो थे उन्होंने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या चीज़ है जो परेशान करने वाली हो सकती है, वो ये है कि दैट इट हैज़ मेड लाइट ऑफ द, अब देखो मेक लाइट ऑफ एक फ्रेज है, मेक लाइट ऑफ, इसका मतलब क्या है, मेक लाइट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्ले डाउन करना, मतलब किसी को कम आंकना या किसी को महत्वहीन समझकर ट्रीट करना। ट्रीट समबडी और समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, उसे कहते हैं मेक लाइट ऑफ। कि इस मेजोरिटी ने किया क्या है, इनॉमस का मतलब होता है वास्ट, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा। तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक सफरिंग हुई थी, कष्ट हुआ था लोगों को, उस कष्ट को, नोटबंदी के कारण लोग कष्ट में थे, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, याद कर लो, लाइनों में लगना पड़ा था। तो इन चीज़ों को इसने बहुत ही हल्के में लिया है। दैट डिमोनेटाइजेशन एंटेल्ड, एंटेल्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, जो कि नोटबंदी में शामिल थी, वो तकलीफें जो नोटबंदी के कारण हुई थी, तो इन्वॉल्व भी होता है और इसका मतलब कोज भी होता है, किसी के कारण कोई चीज़ होना। इसे आप लीड टू भी कह सकते हो, एंटेल का लीड टू भी होता है। तो नोटबंदी के कारण जो समस्याएं हुई थी, उन समस्याओं को, भारी भरकम वास्ट या ह्यूज समस्याओं को इसने बिल्कुल हल्के में लिया है। ये बात जो है परेशान करने वाली प्रतीत हो सकती है। वॉट की वर्ब है वो माइट सीम है, माइट मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म है। डिस्ट्रेसिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब पजलिंग है, परेशान करने वाला है। मेजोरिटी वर्डिक्ट, अब ये कह रहा है कि कौन सी चीज़ है जो डिस्ट्रेसिंग हो सकती है मेजोरिटी वर्डिक्ट के बारे में। इस पूरे क्लोज की वर्ब है वो इज है, वॉट से लेकर और वर्डिक्ट तक जो दे रखा है, उस पूरे क्लोज, उस पूरे उपवाक्य की वर्ब जो है वो है इज। इट की वर्ब है वो हैज़ मेड है। मेक लाइट ऑफ का मतलब प्ले डाउन करना है, किसी को हल्के में लेना है। इनोमस में लास्ट में OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। सफरिंग है वो नाउन है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन की वर्ब है वो एंटेल है, ठीक। ये सब चीज़ें इसमें थी। आगे देखिए, वाइल दे रखा है। वाइल है तो तैयार रहें उन 2 क्लॉजेज के लिए, उन 2 उपवाक्यों के लिए जो एक दूसरे का विरोध करेंगे।
ऑपोजिट चीज़ों की बात करेंगे। तो कह रहे यद्यपि देर आर ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों ने ये चीज़ समझी है, तो यद्यपि ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस की वर्ब है आर। क्या ऑब्जर्वेशन है? दैट रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी, वो ऑब्जर्वेशंस जो कि पहचानते हैं किसको, कि एक संभावना थी किसकी, हार्डशिप की। हार्डशिप क्या होता है? डिफिकल्टी, परेशानी। एंड दैट, और ये कि डिमोनेटाइजेशन जो है, जो विमुद्रीकरण है, जो नोटबंदी है, मे हैव अल्टीमेटली बीन अ फेलियर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यद्यपि ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसा भी मतलब ये सामने आया है कि दैट रिकग्नाइज, जिसमें ये पता लगा है कि भाई द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डशिप, कि भाई वहाँ पे कठिनाई हुई थी विमुद्रीकरण में, ऐसा भी समझ में आया है इनको। और जो नोटबंदी है, मे हैव अल्टीमेटली बीन ए फेलियर, वो हो सकता है कि असफल ही रहा हो, या आपने जो सोच के किया था वो काम ही पूरा नहीं हुआ हो। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये हो गया आपका, इस किसी मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका है। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि मे संभावना बताता है। फिर भी अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया, दीज आर लिमिटेड बाई कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये तो चीज़ें हैं ना, ये लिमिटेड है, ये सीमित है उस संदर्भ के द्वारा, जिस संदर्भ में ये कहा गया है कि नीदर इंडिविजुअल सफरिंग, कि ना ही तो कोई व्यक्तिगत किसी का कष्ट और ना ही जजमेंट की गलतियां, कैन बी साइटेड, साइटेड का मतलब होता है रेफर करना, मेंशन करना, जिक्र करना, उनको उनका हवाला दिया जा सकता है। किसके लिए? इस काम को इनवैलिडेट करने के लिए। इनवैलिडेट का मतलब होता है डिसप्रूव, डिसप्रूव कह सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये गलत मान लेना, मतलब इस चीज़ को कोई चीज़ सही नहीं ठहराना, उसको बोलते हैं क्या? इनवैलिडेट। सब्जेक्ट है, देयर से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट जो है बाद में मिलेगा, तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, इन्वर्जन लग रहा है। दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो है काम क्या होता है? पहले वाले शब्द को इंडिकेट करता है, तो ऑब्जर्वेशंस की वर्ब रिकॉग्नाइज है। फिर यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन की वर्ब है, मे हैव बीन है, अल्टीमेटली यहाँ पे एडवर्ब है। एलवाई एंडिंग वर्ड्स जनरली एडवर्ब होते हैं। दीज है इसकी वर्ब है आर लिमिटेड। एरर्स है इसकी वर्ब है कैन बी, नीदर के साथ में नोर लगता है, और नीदर नोर या ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, तो बाद वाला जो होता है ना, और नोर या बट ऑल्सो, उसके बाद वाला सब्जेक्ट देखकर क्रिया लगाते हैं। तो नोर को देखकर, नोर के बाद में एरर्स है, तो एरर्स की वर्ब मानी जाएगी कैन बी साइटेड, और कैन बी साइटेड पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, इनवैलिडेट का मतलब सही नहीं ठहराना, डिसप्रूव कर देना। फिर समझिए, कह रहा है कि भाई यद्यपि ऐसे भी कुछ सामने आए हैं ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपने ये भी पता लगाया है, ये भी पता लगा है आपको, जिन ऑब्जर्वेशंस में इन बातों की पहचान हुई है कि ठीक है नोटबंदी के कारण मुश्किलें आई होंगी, और ये भी होगा कि जो नोटबंदी है वो अंततः असफल रही होगी। फिर भी इसको, ये जो चीज़ें हैं ना, वो वहीं तक सीमित है, इस संदर्भ तक सीमित है कि आप ना तो कोई व्यक्तिगत किसी कष्ट या जजमेंट की गलतियां जो हैं उसको आप इस प्रकार से रेफर नहीं कर सकते, या उस चीज़ों का हवाला नहीं दे सकते कि ये जो एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा, चूंकि एक्शन समझ में आ गया किसका है, तो डेफिनेट हो गया, तो दै का प्रयोग है। इस एक्शन को इनवैलिडेट करने के लिए इनका सहारा नहीं लिया जा सकता, इनका रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो सकती है, डिफिकल्ट वर्ड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप देखते चलेंगे समझ में आपको आएगा। द मेजोरिटी हैज़ ब्रश्ड असाइड, ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर, या फिर कहेंगे डिसरिगार्ड, उपेक्षा करना कह सकते हैं, अनदेखी करना कह सकते हैं, ओवरलुक करना कह सकते हैं। तो जो मेजोरिटी है, फिर से मेजोरिटी मतलब 4 जजेस की बात है, इन 4 जजेस ने क्या किया है? ब्रश असाइड किया है, एक तरफ रख दिया है, अनदेखा किया है। सब्सटेंशियल का मतलब बड़े, सब्सटेंशियल जो चीज़ होती है ना, वो महत्व में, संख्या में, मात्रा में, इनमें ज़्यादा को बोलते हैं सब्सटेंशियल। तो इन 4 जजेस की मेजोरिटी ने क्या किया है? सब्सटेंशियल जो आर्ग्यूमेंट्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, उनको एक तरफ कर दिया। जो आर्ग्यूमेंट किस पे आधारित थे? प्रोपोर्शनलिटी पर। प्रोपोर्शनलिटी मतलब अनुरूपता, कि ये जो डिसीजन लिया क्या अनुरूप था, क्या सही तरीके से लिया गया था, इन चीज़ों को किनारे कर दिया, इन पर ध्यान ही नहीं दिया। होल्डिंग दैट, होल्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया।
मैंने कहा था जब दो काम साथ में होते हैं और उनमें से एक एक्शन कंटिन्यूअस में जाता है तो उसे आईएनजी रूप में लिखा जाता है। तो होल्डिंग जो आ रहा है यहाँ पे, एक तरफ तो कहा ब्रश असाइड कर दिया, और क्या पाते हुए, क्या होल्ड करते हुए, क्या निर्णय देते हुए। होल्डिंग जो है निर्णय देने को बोलते हैं। तो ये पाते हुए कि डिमोनेटाइजेशन जो है, जो नोटबंदी है, सर्वाइव्स एवरी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शनलिटी। ये कह दिया इसने कि जो नोटबंदी हुई थी वो सर्वाइव करता है। सर्वाइव का मतलब कोई परेशानियां आई फिर भी टिका हुआ है, उसको सर्वाइव करना बोलते हैं। तो नोटबंदी जो है वो सर्वाइव करता है हर एक टेस्ट अनुरूपता का। जब प्रश्न उठे कि क्या अनुरूपता थी इसमें, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हर टेस्ट जो है अनुरूपता का वो इसने पास किया है। सब्जेक्ट है मेजोरिटी, वर्ब है हैज ब्रश्ड, ब्रश असाइड पूरा एक फ्रेजल वर्ब बन रही है जिसका मतलब है इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। सब्सटेंशियल है, ये आपका एडजेक्टिव है। एल दे रखा होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी ने एक तरफ कर दिया है जो एक बहुत अच्छे किस्म के तर्क थे जो आधारित थे अनुरूपता को लेकर, और क्या कहते हुए ब्रश असाइड कर दिया, तो होल्ड करते हुए, निर्णय देते हुए कि डिमोनेटाइजेशन ने सर्वाइव किया है, ये इसकी वर्ब है। हर टेस्ट प्रोपोर्शनलिटी का, एवरी के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब सब कुछ सिंगुलर आता है, ठीक है। अब ये जो साइन है ना, इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। अभी समझाएगा इसको आगे। देयर वॉज ए लेजिटिमेट पर्पज। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, बिल्कुल सही, उचित, कानूनी, वैध। तो कह रहा है कि एक लेजिटिमेट पर्पज था, एक बिल्कुल सही उद्देश्य था। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, क्रिया पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। लेजिटिमेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, पर्पज यहाँ पे नाउन है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद दो शब्द अगर होते हैं तो दूसरा शब्द तो होता है नाउन और पहला शब्द होता है एडजेक्टिव। तो कहा है कि बिल्कुल वैध पर्पज था, और पर्पज क्या था वो देखो, ब्रैकेट में दे रखा है अनअर्थिंग। अनअर्थ का मतलब है कि चीज़ों को बाहर निकालना, ठीक है। अनअर्थ का मतलब कह सकते हो आप प्रोड्यूस करना कह सकते हो, या एक्सपोज करना कह सकते हो यहाँ पे। वैसे तो एक्ज्यूम भी होता है, डिसइंटर भी होता है, बाहर निकालने को बोलते हैं, मतलब खुदाई करके बाहर निकालना, कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सामने लेकर आना। तो कह रहा है कि एक बिल्कुल सही पर्पस था। पर्पस ये था कि जो फेक करेंसी है, जो जाली नोट हैं, जाली करेंसी है, उसको बाहर निकाले, और होर्डेड, होर्डेड मतलब स्टोर्ड, जो जमा है, जो जमा धन है, उसको बाहर निकालें, और कॉम्बैट, लड़े, किससे? टेरर फंडिंग, जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्त पोषित करने का काम किया जाता है, वित्त पोषण का काम किया जाता है, उससे लड़ाई लड़े। ये एक उद्देश्य था सरकार का नोटबंदी के पीछे। तो लेजिटिमेट पर्पज की वर्ब है वॉज है। अनर्थ का मतलब है बाहर निकालना, होर्डेड का मतलब है स्टोर्ड, संग्रहित। फिर कह रहा है देयर वॉज, फिर देयर से स्टार्ट है, फिर इन्वर्जन है, क्रिया है, नेक्सस नाउन है, क्योंकि अब की बार आर्टिकल डिटर्मिनर के बाद में एक ही शब्द है नेक्सस, और नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन, संबंध। तो कह रहा है कि संबंध था किसमें? द एक्शन, जो एक्शन लिया गया नोटबंदी वाला, ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य थे। तो कह रहा है इसमें एक संबंध था कि सरकार ने क्या सोच के निर्णय लिया, उस निर्णय में, उस एक्शन में और उद्देश्य में एक संबंध था। एंड द कोर्ट डिड नॉट हैव द एक्सपर्टीज, और कोर्ट के पास डिड नॉट हैव इसकी वर्ब हो गई, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन, हैव है मैन वर्ब, एक्सपर्टीज का मतलब स्किल। तो कोर्ट के पास इतनी एक्सपर्टीज थी नहीं, कोर्ट के पास इतनी कुशलता थी नहीं टू सजेस्ट अ लेस इंट्रूसिव वे, कि कोर्ट बताता, सजेस्ट करता। लेस मतलब कम, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटरफेयरिंग कह सकते हो, इंटरफेयरिंग, हस्तक्षेप करने वाला तरीका। ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का और कोई तरीका कोर्ट बता दे, कोर्ट में वो कुशलता थी नहीं, इसीलिए कोर्ट ने हस्तक्षेप किया नहीं, ठीक है। तो कोर्ट की वर्ब है वो डिड नॉट हैव है, एक्सपर्टीज में दैट डिटर्मिनर है, एक्सपर्टीज नाउन है, टू सजेस्ट इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म, लेस इंट्रूसिव वे में वे नाउन है, इंट्रूसिव एडजेक्टिव है, लेस भी एडजेक्टिव है, लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है लिटिल की, और वे ऑफ के बाद में आईएनजी लगता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स नाउन है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। फर्क इतना सा होता है कि अगर एडजेक्टिव होते हैं तो इनके बाद में नाउन होता है, अदरवाइज ये प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए हाउएवर, हालांकि,
इट डज नॉट प्रॉपरली एड्रेस, ये जो चीज है ना, ये सही तरीके से एड्रेस नहीं करती है क्वेश्चन को। एड्रेस का मतलब यहां पे उस प्रश्न का सही से आंसर नहीं करती है। एड्रेस का मतलब कोई चीज को रिजोल्व करना भी होता है, ठीक करना भी होता है। तो ये जो चीज है ना, ये जो बताया है, ये इस प्रश्न को सही तरीके से नहीं करती है। क्या प्रश्न है? ऑन वेदर द एडवर्स कंसिक्वेंसेज, एडवर्स का मतलब है बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट, विपरीत, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, वैसे दुष्परिणामों को बोलते हैं। तो कह रहा है कि हालांकि, हाउएवर जो है वो एक एडवर्सेटिव एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है, विरोधाभासी चीज़ों की बात करता है। हालांकि ये प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं करता। एड्रेस यहाँ पे वर्ब है, प्रॉपरली यहाँ पे एडवर्ब है। उस प्रश्न को, प्रश्न ये है कि क्या जो विपरीत परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, कुड हैव बीन लिमिटेड, क्या उनको सीमित किया जा सकता था, क्या उनको ठीक किया जा सकता था, क्या उनको रोका जा सकता था। कुछ ही मतलब उसकी हदें जो काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यापक स्तर पे इसने प्रभावित किया चीज़ों को, क्या उसको रोक सकते थे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इट की वर्ब इज है, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट हो गया कंजंक्शन। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? कि कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल, कि कोर्ट के पास कुछ भी आलोचनात्मक नहीं था। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं था इसके पास, टू से about the government failing to anticipate the ruinous effect of extinguishing the value of 86% of available currency, कि कोर्ट के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, आलोचना करने के लिए नहीं था। किस बारे में? गवर्नमेंट की असफलता के बारे में। असफलता किस चीज़ की? कि गवर्नमेंट एंटिसिपेट नहीं कर पाई। एंटिसिपेट मतलब होता है फोरसी, पहले से अनुमान लगाना, ठीक है। रुइनस का मतलब है बर्बाद कर देने वाले या बुरे प्रभाव, इफेक्ट का प्रभाव। तो गवर्नमेंट जो है पता नहीं लगा पाई किसका? उन प्रभावों का जो रुइनस है, जो बर्बाद करने वाले प्रभाव हैं। किसके? एक्सटिंग्विश करने के। एक्सटिंग्विश का मतलब वैसे होता है बुझाना, आग बुझाने को एक्सटिंग्विश बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है 86% जो करेंसी थी, 86% जो करेंसी थी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में, उसको इसने एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको इसने नल कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ सकता था? गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनुमान लगा ही नहीं पाई। लेकिन सरकार के इस असफलता के बारे में कोर्ट के पास कहने को कुछ नहीं था। एंड द इमेंस मिजरीज, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, वही ह्यूज कह सकते हो, ठीक है, वास्ट कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा। मिजरीज का मतलब कष्ट होता है, पैंग कह सकते हो, सफरिंग कह सकते हो, कष्ट। और जो बहुत ज़्यादा पीड़ा या कष्ट हुए थे, इट हीप्ड ऑन, इट या नोटबंदी के लिए आ रहा है, हीप्ड ऑन या गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। हीप ऑन का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में देना, टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत अधिक मात्रा में देना। तो जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कष्ट दिए हैं जनसंख्या को, जो इसने ढेर लगा दिया पूरी जनसंख्या के ऊपर, कष्टों का अंबार सा लगा दिया है ना, उसके बारे में कहने को कुछ नहीं था गवर्नमेंट कोर्ट के पास। इट की वर्ब इज है, कोर्ट की वर्ब है हैड, इसकी वर्ब है। अब कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट कंजंक्शन हो गया, कि कोर्ट के पास कुछ भी क्रिटिकल नहीं था कहने के लिए सरकार के असफलता के बारे में। असफलता किस चीज़ की? कि सरकार पूर्वानुमान नहीं लगा पाई। जो बर्बाद कर देने वाले इफेक्ट है, रुइन से बना है, रुइनस एडजेक्टिव हो गया क्योंकि OUS दे रखा है। तो बर्बाद करने वाले प्रभाव जो थे किसके? जो 86% इकोनॉमी के अंदर करेंसी अवेलेबल थी उसको एक्सटिंग्विश करने के, वो इन्हें एंटिसिपेट नहीं कर पाई। और क्या नहीं एंटिसिपेट कर पाई? बहुत ज़्यादा जो कष्ट हुए थे, जो कष्ट इसने जनसंख्या पर डाले थे, उसके बारे में यहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं कह पाया, सरकार के बारे में क्रिटिकल नहीं कह पाया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर कह रहा है कि जस्टिस BV नागरत्ना, ये नाम है उस जस्टिस का जिसने विरोध किया था। 4:1 के अनुपात में ये डिसीजन आया था। 4 जज एक तरफ थे, एक जज जो थी वो दूसरी तरफ थी। तो जस्टिस BV नागरत्ना जो है, उनकी डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, असहमति। डिसेंट का मतलब है डिसअग्रीमेंट, असहमति। तो इस जज की असहमति, होल्डिंग द प्रोसेस टू बी फ्लॉड, इसने कहा, इस जज ने कहा कि जो प्रोसेस है वो डिफेक्टिव है, फ्लॉड है। और RBI का जो अप्रोच है टू बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो अप्रोच, इसमें दिमाग ही नहीं लगाया RBI ने। इज अ कॉन्सोलेशन, अब ये जो डिसेंट है इसकी वर्बिज है, ये सांत्वना है। कॉन्सोलेशन का मतलब सोलेस है, तसल्ली की बात है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु आ रहा है दोज के लिए, जो लोग चाहते हैं क्या?
कोर्ट्स टू होल्ड दोज इन पावर टू अकाउंट, कि कोर्ट जो है वो होल्ड दोज इन पावर टू अकाउंट। तो होल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना, कि न्यायालय जो है, जो सत्ता में है, उनको दोषी ठहराए इस बात के लिए। उन लोगों तसल्ली की बात है कि इन्होंने असहमति दर्शाई। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो उनकी जो असहमति है, जिन्होंने प्रोसेस को पाया कि प्रोसेस फ्लॉड है, फ्लॉड क्या बताया था, डिफिकल्ट मतलब डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, और आरबीआई के जो अप्रोच है उसको क्या कहा कि बिना माइंड को लगाए, एप्लीकेशन लगाने की प्रक्रिया, तो बिना दिमाग लगाए अप्रोच लगा रहा है आरबीआई, ये कहा। तो ये जो बात है डिसेंट है, ये कॉन्सोलेशन है, तसल्ली की बात है उन लोगों के लिए। याद रखें कि दोज हु हो सकता है, लेकिन दे हु या दैम हु कभी नहीं होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं, दोज की वह वांट है, प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, कि कोर्ट्स जो हैं वो होल्ड टू अकाउंट, जिम्मेदार ठहराए किसको, जो सत्ता में है उनको। इन अ लार्जर सेंस, अगर बड़े सेंस में बात करें, व्यापक सेंस में बात करें, तो ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित रूप से, फ्रेज है एक, जुडिशियल रैप, रैप का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना, जुडिशियल का मतलब है न्यायिक, तो न्यायिक आलोचना किसको लेकर, पॉलिसी क्वेश्चंस को लेकर, मतलब नीतिगत जो प्रश्न आपने मतलब जो बनाए हैं उनको लेकर, उनका महत्व है ही नहीं। लिटिल का मतलब है नथिंग, सब इससे पहले ए या दे नहीं होता तो इसका मतलब नो या नथिंग होता है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो कह रहा है कि बड़े सेंस में अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर मान लो कोर्ट ने आलोचना कर भी दी होती कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की गलत है, तो उसका महत्व भी क्या है। बट इट माइट गिव गवर्नमेंट कोज, लेकिन अगर ये ऐसा करता कोर्ट तो ये हो सकता है, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी है कि ये सरकारों को एक कारण दे सकता है कि सरकार रुके, पोज ले, किससे पहले, कोई भी चीज लागू करने से पहले, इंप्लीमेंटिंग लागू करना, डिसीजन लागू करने से पहले सरकार कुछ समय के लिए रुके, विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। कौन से डिसीजन, जिनका परिणाम जो है फार रीचिंग है, फार रीचिंग का मतलब एक्सटेंसिव है या फिर वाइड रेंजिंग है। तो वो डिसीजन जो कि बहुत ही व्यापक है, वो डिसीजन जिसका मतलब बहुत बड़ा प्रभाव है, उन कॉन्सिक्वेंसेज को डिसीजन जो हैं उनको लागू करने से पहले सोचे, फॉर द पीपल, लोगों के लिए जिनका परिणाम दुष्परिणाम हो सकता है, बहुत बड़े परिणाम निकल सकते हैं। तो कह रहा है कि वैसे तो ठीक है कि अगर कोई मान लो कोर्ट अगर आलोचना करेगा भी पॉलिसी क्वेश्चंस को लेकर तो इसका महत्व भी नहीं है, लेकिन इट माइट गिव गवर्नमेंट्स कोज, लेकिन ये सरकार को क्या दे सकता है, ये कारण दे सकता है कि सरकार रुकेगी, किससे पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, प्रिपरेशन के बाद में आईएनजी लगेगा, क्या इंप्लीमेंट करने से पहले, डिसीजंस को। डिसीजंस कौन से, जो लोगों के लिए व्यापक महत्व के हैं, जिनका दुष्परिणाम हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। हम मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।